बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और मेजरमेंट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, वो भी इस चैनल पर मौजूद हैं। आज हमने डिस्कस करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो के एंड तक देखिएगा और चैनल को लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और अदर फैक्टर्स जो कि ज़रूरी होते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए वो इंक्रीज़ हो रहे हों, मौजूद हों, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी बढ़ता है और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। लेकिन जब टेम्परेचर जो है ये नॉर्मल रेंज से ऊपर जाता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो तब जो है टिश्यूज़ ये डाई करना स्टार्ट कर देते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये भी फिर ख़त्म होना या कम होना स्टार्ट होता है। तो इसके साथ साथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी कम होती जाती है। हाई टेम्परेचर की वजह से एंजाइम की इनएक्टिवेशन हो जाती है और एंजाइमेटिकली कंट्रोल जितने भी डार्क रिएक्शन होते हैं फोटोसिंथेसिस के वो भी अफेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम होता है और साथ ही साथ जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होती है। यानी कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तब कम होती है जब टेम्परेचर की जो रेंज है नॉर्मल रेंज से बहुत ऊपर चली जाती है, क्योंकि तब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है लाइट। लाइट जो है इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, क्योंकि लाइट और टेम्परेचर जो हैं ये रिलेटेड हैं। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में लाइट मौजूद होती है, तो जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये नॉर्मल रेंज में काम करता है, तो तब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम में लाइट जो है ये जब डेप्थ तक नहीं पहुंच पाती, तो तब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वहाँ पे जो मौजूद होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स वो नहीं कर पाते लाइट की गैर मौजूदगी की वजह से। तो वहाँ पे जो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अफेक्टेड होती है, यानी कि कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से लाइट का इनडायरेक्ट इफेक्ट है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में और एक्वेटिक इकोसिस्टम में इसका डायरेक्ट इफेक्ट है। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। तो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी जो है ये भी अफेक्ट करती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को। ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये फूड की तरह नहीं होते, ये बल्कि फर्टिलाइजर्स वगैरह होती हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स जो ज़रूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, या हम कह सकते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स जो ज़रूरी होते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो उसमें हमारे पास जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं न्यूट्रिएंट्स, उसमें हमारे पास फास्फोरस, आयरन, सिलिकॉन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि विटामिन वगैरह आते हैं। ये जो है ये बहुत ज़रूरी होते हैं कि किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, तो ये अफेक्ट करते हैं फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो टॉक्सिक हो जाते हैं, यानी कि इनकी कंसंट्रेशन जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये फिर टॉक्सिक हो जाते हैं। तो ये जो सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास डीप ओशन से ये हमें हासिल होते हैं नाइट्रेट्स और फास्फेट्स वगैरह, और रॉक वेदरिंग से जिसमें मिनरल्स वगैरह आते हैं, सिलिका और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से भी ये रिलीज होते हैं विटामिन वगैरह, जो कि डायरेक्ट फिर सी वाटर के अंदर चले जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी जो है ये भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। लेकिन मतलब कि जैसे जैसे न्यूट्रिएंट्स जो हैं इनकी मिकदार ज़्यादा होगी इनकी नॉर्मल रेंज में रहते हुए, वैसे वैसे ही प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की जो मिकदार है वो भी बढ़ेगी, उसका रेट भी ज़्यादा होगा। लेकिन जब ये न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो तब फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है वाटर को। वाटर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है ये इसके वाटर के लिए बहुत लार्ज इन्फ्लुएंस होता है वाटर का टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर। एक्वेटिक इकोसिस्टम में वाटर जो है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर तो ये मौजूद होता ही होता है। लेकिन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में चूँकि वाटर जो है इसकी कभी कभी कमी हो जाती है, तो जैसे जैसे वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है लाइक प्रेसिपिटेशन सॉइल मॉइस्चर की शक्ल में, तो वैसे वैसे ही प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। जबकि
एक्वेटिक इकोसिस्टम में तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर मौजूद होता ही होता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ये ज़्यादा ही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स के अंदर, और इसकी इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम 0.03% टू 0.3 से लेके 1 तक। जैसे ये टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रेस करती है, इसकी मिकदार ज़्यादा होती है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ये भी बढ़ता है। लेकिन लिमिट, इसके अंदर भी लिमिट मौजूद है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हो जाएगी तो तब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये भी अफेक्टेड होगा, तो फिर फर्दर जो इंक्रीज़ होगा उसकी वजह से फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है इंक्रीज़ नहीं होगा। तो जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नॉर्मल रेंज के अंदर इंक्रीज़ होता है, वैसे ही प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, और जो है जब ये एक लिमिट से क्रॉस करता है तो तब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कम होता है, वो भी अफेक्टेड होता है, और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी अफेक्टेड होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप सो आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।